अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे एलियन प्रजाति जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। उन अजीब से एलियन सिविलाइजेशन को पृथ्वी पर आए हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब लगता है कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के प्लान में आगे बढ़ रहे हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के बहुत ही बड़े पैमाने पर फैले हुए रेगिस्तान को दिखाते हुए। अब उसी जगह पर कुछ रिसर्च टीम होती है जो अपनी जाँच पड़ताल कर रही थी। अब उन्हीं में से क्लैन नाम का एक आदमी अपने बाकी सारे दोस्तों को बुलाकर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट्स बाहर निकले थे जिसे शो करना जरूरी था। क्लैन ने तो अपने दोस्त हार्वी और पॉल को बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमें कुछ अजीब सी चीजें मिल सकती हैं, यानी रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसी चीजें जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है। पॉल और हार्वी भी इस बात से खुश हो गए थे और उन्हें भी वहाँ जाकर देखना था। यानी इससे इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि वो तीनों यहाँ पर ऐसे ही काम किया करते, यानी यूनिक चीजें ढूंढकर उन्हें बेच देना ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। तो अब बिना देरी किए वो तीनों निकल पड़ते हैं उस लोकेशन की तरफ। उनके पास तो एक ट्रक होती है जिसमें रिसर्च के सारे सामान मौजूद थे, पर जैसे तैसे वो उस लोकेशन के पास पहुंचे तो पॉल को वहाँ पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े जमीन में गाड़े हुए दिखाए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन लकड़ियों के ऊपर कुछ अजीब से स्ट्रक्चर लगे हुए थे। अब ये स्ट्रक्चर क्या डिक्टेट करते हैं ये तो उसे नहीं समझता, लेकिन अब वो तीनों अपने इक्विपमेंट्स लेकर नीचे उतर गए ताकि जमीन खोदकर कुछ निकाला जा सके। अब पॉल और हार्वी जब आसपास देख रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो स्ट्रक्चर आधा जमीन में होता है और उसका थोड़ा भाग ऊपर मौजूद था। पॉल को तो ये देखकर बहुत एक्साइटमेंट होने लगी कि आखिर ये क्या है। इस वजह से वो एक कुल्हाड़ी लेता है और सीधा उस स्ट्रक्चर को तोड़ने लग जाता है। बाद में पता चला कि वो स्ट्रक्चर पत्थर से नहीं बना, वो तो एक नाजुक सब्सटेंस था जो आसानी से टूट जाता है। पॉल तो अब अपने बाकी साथियों को यहाँ बुला रहा था ताकि वो अंदर देख सके, पर अगले ही मोमेंट में पता चला कि अंदर की तरफ से कोई बाहर निकल रहा है और वो जो भी अजीब सा प्राणी है उसने पॉल को अंदर खींच लिया और उससे मारने लगा। पॉल के बाकी दोस्त भी उसकी मदद करने आते तो हैं, लेकिन वो जो भी टाइप का क्रिएचर था उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। आखिर ये अजीब सा खतरनाक प्राणी इस डेजर्ट में पहुंचा कैसे, ये चीजें जानने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होगा। अब हमें दूसरी तरफ जैक नाम का एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो एक लेबोरेटरी में अपनी टीम के साथ था। उसकी टीम किसी अनजान चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर तो रही थी, लेकिन गलती से उनके सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और लेबोरेटरी में कुछ ऐसी गैसेस फैलने लगी जिससे सभी लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी मर जाएंगे। पर जैक सही समय पर आकर वहाँ उनकी मदद करने लग जाता है। उसने सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर पूरा सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। जैक के इतने अच्छे सूझबूझ के कारण ही उन सारे लोगों की जान बच पाई है। सभी अपनी जान बचाकर उस जगह को इवैक्यूएट करते हैं और उस जगह का जो सीनियर था ये चीजें देखकर वो जैक से काफी इम्प्रेस हो जाता है। जैक अभी अभी इस फील्ड में आया है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता किसी सीनियर ऑफिसर से भी ऊपर है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से जैक का सीनियर उसे एक और इम्पोर्टेंट मिशन देता है। ये मिशन था अफ्रीका की उसी डेजर्ट में जहां हमने शुरुआत के समय एक बहुत ही अजीब सी दुर्घटना देखी थी। हो सकता है कि जैक उस जगह पर जाकर इन सारी चीजों से पर्दा हटा दे, लेकिन उसकी भी जान खतरे में पड़ने ही वाली है। अब यहाँ जैक जैसे तैसे एक टैक्सी में बैठकर अफ्रीका के उस डेजर्ट वाले इलाके में पहुंच गया था, लेकिन वो ड्राइवर जैक को और ज्यादा अंदर जाने से मना कर देता है, यानी जैक को थोड़ा पैदल ही रास्ता तय करना होगा। आखिरकार वो उस जगह पर मौजूद एक मिलिट्री बेस कैंप के अंदर पहुंच जाता है। उस जगह पर तो जॉन और मिन नाम के दो ऑफिसर पहले से ही मौजूद थे और मिन तो जैक की एंट्री कर रही होती है और उसके सभी सामानों की छानबीन करती है। जैक ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि उसे यहाँ पर क्यों भेजा गया। यहाँ मिन जब जैक के बैग में चेक कर रही होती है तो उसे एक एडवांस डिवाइस मिला। उस डिवाइस के बारे में तुरंत ही जैक बताता है कि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है जो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर से आने वाली फ्रीक्वेंसीज को अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकती थी। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जमीन के अंदर कुछ यूनिक चीजें मौजूद भी हैं कि नहीं। मिन भी इस बात से खुश हो गई और उसे एंट्री दे देती है। अब थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर काम करने वाले कुछ और ऑफिसर आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम टाइडस तो दूसरे का नाम काल था। टाइडस के हाथ में तो एक सांप भी होता है जो उसने डेजर्ट में से पकड़ा था। शायद वो इसे ही खाएगा और अपना पेट भरेगा। सभी लोगों को जैक से इंट्रोड्यूस कराया गया और पता चला कि ये इस मिशन में उनके साथ काम करेगा। अब यहाँ मिन की एक डायरी थी जो उसके सीनियर जॉन ने अपने पास रख ली होती है। वो उसे देने से मना कर रहा था, यानी एक तरीके से वो मिन को छेड़ रहा है। अब ये बातें काल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो सीधा जॉन पर टूटकर उसे मारने लगता है। जॉन बेचारा बूढ़ा हो चुका था, वो वापस लड़ाई नहीं कर सकता, इसीलिए काल ने उसे ढेर करके मिन की डायरी वापस लौटा दी। एक तरीके से सभी लोग जॉन से परेशान भी हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा था उसका दिमाग
दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता। अब सारे ऑफिसर्स तैयार होकर उस मिशन की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। जैक भी मिशन में शामिल हो जाता है जिसमें उन्हें एक गायब हुई टीम को ढूंढना था। ये उसी टीम की बात कर रहे होते हैं जिन्हें कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो पूरी तरीके से गायब हो गए और वापस लौटे ही नहीं। ऑफिसर्स ने जल्द से जल्द अपनी ट्रक उठाई और उसके अंदर कई सारा सामान भर लिया। अब जैसे ही वो सब वहाँ से निकलने वाले थे तभी वहाँ का एक लोकल आदमी टाइडस के पास आ जाता है और उसे एक अजीब सा स्केलेटन वाला लॉकेट देता है। टाइडस को ये कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने उन लकड़ियों के ऊपर लगा हुआ देखा था जब पहली टीम डेजर्ट में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, और उसके बाद ही उनके साथ वो खतरनाक हादसा हुआ। हो न हो अभी जो ये टीम जा रही है वो भी खतरे में पड़ ही जाएगी। जल्द से जल्द वो लोग निकल पड़ते हैं अपनी ट्रक लेकर बड़े से डेजर्ट में। इतनी ज्यादा गर्मी में कई देर तक ट्रेवल करने के बाद सभी की एनर्जी खत्म होते जा रही थी। लकीली उन्हें प्रीवियस टीम का वो ट्रक दिखाई पड़ जाता है जिससे कि उतर कर वो चेक कर रहे थे। अंदर तो कोई नहीं मौजूद था, लेकिन सामने की तरफ दो इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं। उनकी पूरी चमड़ी निकल चुकी थी और सिर्फ बोन्स ही बचे होते हैं। काल और उसके बाकी साथी उस जगह पर जाकर जब छानबीन करते हैं तो काल ये कंफर्म कर दे रहा था कि ये स्केलेटन क्लैन और पॉल का हो सकता है। लेकिन उन सभी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर ये सच में उनके दोनों वो साथी थे तो फिर एक हफ्तों के अंदर उनकी बॉडी स्केलेटन में कन्वर्ट कैसे हो गई, जबकि ऐसे नेचुरल तरीके से कन्वर्ट होने में उन्हें कई महीने लगते हैं। बाकियों को भी कुछ समझ नहीं रहा था, पर तभी काल कहता है कि शायद हार्वी ने ये किया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही लोगों की डेड बॉडी थी। हार्वी एक्चुअल में वहाँ से गायब था, इसलिए वो अब और भी अच्छी तरीके से छानबीन करते हैं। अचानक अब टाइडस बाकियों को बुलाता है क्योंकि उसे पैरों के निशान मिले थे। सभी यही सोच रहे होते हैं कि ये हार्वी के पैरों के निशान हैं, तो वो उसे फॉलो करने लगे। बड़े बड़े रेतीले चट्टानों के ऊपर से चढ़ते हुए वो जब आगे बढ़ते हैं तब बीच में टाइडस रुक जाता है। उसने समझाया कि अभी तक तो 2 पैरों के निशान थे, लेकिन फिर 4 पैरों के निशान हो गए। ये अजीब सा नेक्स्ट पर्सन आखिर कहाँ से कूद पड़ा बीच में। अब यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद पता चला कि वो उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ अजीब तरीके की लकड़ियां लगाई गई थी और उनके ऊपर वही स्केलेटन वाले स्ट्रक्चर थे। इनका आखिरकार उस अजीब से क्रिएचर और सिविलाइजेशन से रिलेशन क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। जबकि जैक काफी एक्साइटेड हो जाता है और उन स्ट्रक्चर को आकर टच करने लगता है, बट टाइडस उसे मना कर रहा था कि किसी भी ऐसी चीज को टच मत करो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। वो सब उस जगह से थोड़ा पीछे हटते हैं और अपने ट्रक में बैठकर थोड़ा और आसपास घूमते हैं। उनकी टीम को अचानक एक और स्केलेटन मिला जो ऑब्वियसली देखकर लग रहा था कि ये हार्वी का है। ये तो कंफर्म हो चुका था कि उनकी प्रीवियस टीम के तीनों मेंबर्स मर चुके हैं, वो भी इतने ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ काल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये चीजें किसने की। वो रेगिस्तान के अलग अलग जगहों पर जाकर रिसर्च करना चाहता था, पर फिलहाल उनके ट्रक की ड्राइवर यही सजेस्ट करती है कि रात होने वाली है और रात के समय ट्रेवल करना सेफ बात नहीं है। इस वजह से उन्हें यहाँ पर स्टे करके अगले दिन रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए। काल को आराम करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ज्यादा टीम की मेजोरिटी यही चाहती थी, तो वो इस चीज के लिए मान जाता है। देखते ही देखते वहाँ रात हो गई और सभी ट्रक के अंदर सो रहे थे। पता चला कि जैक अभी तक जग रहा है, उसे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से वो उठता है और थोड़ा आगे चला जाता है। उसके पास तो एक स्केट बोट मौजूद थी जिससे कि वो ऊंचाई पर जाकर सैंड पर हवर कर रहा था। वो तो रात के समय अकेले भी काफी एंजॉयमेंट कर रहा होता है, लेकिन तभी अंधेरे में सामने की तरफ कोई आ गया। पता चलता है कि ये तो मिन है। मिन तो जैक को बता रही थी कि तुम्हारा डिवाइस कुछ आवाज करने लगा था, इसीलिए वो डिवाइस को लेकर थोड़ा आसपास घूम रही होती है। जैक ने जब डिवाइस को चेक किया तो पता चलता है कि उसने कुछ फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की है। वो फ्रीक्वेंसी कभी जमीन के अंदर से आ रही थी तो कभी साइड वाले एरिया से। जैक जब उसे लेकर आसपास घूमता है तो वो यही सोचने लगा कि शायद रेत के अंदर कई सारे लोहे की चीजें होंगी और इस वजह से ही उसका डिवाइस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। जैक और मिन तो फिलहाल के लिए कई सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत कम हो चुका था। दोनों में इस तरीके से दोस्ती हो गई थी और वो साथ में आते हैं अपने ट्रक के पास। मिन जो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है वो वापस सोने के लिए चली गई, पर जैक वहीं पर रुककर टाइम पास करता रहता है। उसकी डिवाइस साइड में थी और जैक लेटा हुआ था, पर तभी हमें दिखाया गया कि एक अजीब सा क्रिएचर उस पर नजर रख रहा है। वो धीरे धीरे जैक के पास बढ़ रहा था। जैक की डिवाइस ने उस क्रिएचर को तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया था और बहुत जोर से बीप करने लगी। जैक भी चौंक जाता है अपने डिवाइस के इस तरीके के बिहेवियर से। उसने इसने पहले इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं डिटेक्ट की थी। जैक अपनी मशीन को पकड़कर जब आसपास देखता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा क्रिएचर आया। उस क्रिएचर को नोटिस करके
जैक तुरंत ही अपने ट्रक के पास भागता है। डर के मारे जैक ने अपने बाकी मेंबर्स को जगा दिया और उस क्रिएचर को देखने के लिए कहा। काल के सिवाय वहाँ पर कोई नहीं उठता और जब वो जैक की बात सुनने लगा था तो सामने की तरफ कोई भी नहीं दिखाई देता, जिससे कि काल थोड़ा शक में आ जाता है। उसने जैक को समझाया कि उस जगह पर कोई भी नहीं है, शायद तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। बट जैक को पता था कि वहाँ उससे भी बड़ा एक अजीब सा जानवर था जो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जरूर आ रहा होता है। काल को तो जैक की कहानियों के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था, इसीलिए वो जाकर उसे सोने के लिए कहता है। लेकिन मिन और बाकी सब जब उतरते हैं तो मिन ने साफ बताया कि उन लोगों की स्केलेटन वाली हड्डियां वहाँ से गायब हो चुकी हैं, यानी उनके अलावा जरूर कोई यहाँ है जो उन हड्डियों को लेकर घूम रहा है। लेकिन यहाँ काल को तो जैक पर ही शक हो रहा था, क्योंकि वही तब से सोया नहीं और हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा हो। बट जैक क्लियर कर देता है कि वो यहाँ सिर्फ रिसर्च करने आया है, ना कि मरे हुए इंसानों की हड्डियां चुराने। जब जैक के इन सारी चीजों के बारे में टाइडस को पता चला तो टाइडस उस जगह की एक बहुत ही पुरानी कहानी बताता है। उसने सभी को समझाया कि अफ्रीका के डेजर्ट में सालों पहले से एक रानी रहते आ रही है। कहा जाता है कि ये रानी लोगों पर हमला करके उनकी चमड़ियां उधेड़ देती थी। इससे उस क्रिएचर क्वीन को काफी सारी ताकतें मिलती हैं। सभी तो ये चीजें सुन रहे थे, लेकिन काल को टाइडस की ये बात एकदम बेतुकी लगती है। वो इन्हें कहानियों के सिवा और कुछ भी नहीं समझ रहा था। पर यहाँ फिर से एक और बात, जैक की वो मशीन बीप करने लगी थी। उन्हें पास ही वाले रेतीले इलाकों में कुछ तो हलचल दिखाई देती है, तो काल अब काफी एक्टिव हो गया। उसने कहा कि मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ, तो ट्रक को उस जगह पर लेकर चलो। पर ड्राइवर ये साफ मना कर देती है कि रात के समय वो ट्रेवल नहीं करेंगे, वहाँ किसी भी टाइप की जहरीले जानवर हो सकते हैं और वो अपनी टीम को खतरे में नहीं डाल सकती। यानी अब उन्हें सुबह होने का वेट करना होगा अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए। वहाँ सुबह के समय काल अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ता रहता है, रेत पर मौजूद एक निशान का पीछा करते हुए। उसे लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम है जो ये अजीब से कत्ल कर रहा है अपने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट के लिए। काल जैसे तैसे आगे बढ़ता है, तभी उसके साथी को भी वही अजीब सा क्रिएचर दिखाई दिया। उन लोगों ने स्नाइपर ली होती है तो ज्यादा दूर का डिस्टेंस कवर कर पा रहे थे। काल को बताने पर वो भी नोटिस करता है और सीधा उस क्रिएचर पर निशाना लगाकर उसे शूट कर दे रहा था। उन्हें दिखाई दिया कि गोली लगने के बाद उस अजीब से क्रिएचर की पूरी बॉडी नीचे गिर गई है, मानो कि वो पूरी तरीके से टूट गई हो। बिना देरी किए काल और उसके सारे दोस्त उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर क्रिएचर की डेड बॉडी गिरी हुई थी। पता चलता है कि वहां क्रिएचर नहीं बल्कि उन्हें मारे गए लोगों के स्केलेटन पड़े हुए थे। अब आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उनमें से किसी को नहीं समझता। बाकी मेंबर्स भी वहां अपने ट्रक को लेकर पहुंच गए थे। जब किसी को कुछ समझता नहीं तो उन्होंने वो सारी हड्डियां उठा ली और अपने ट्रक के अंदर जाकर रख दी। जैक को तो अंदाजा लग चुका था कि इन सारी चीजों के पीछे कोई तो अजीब बात छुपी हुई है। वो अब सीधा टाइडस के पास चला जाता है और उससे यहाँ की कहानी पूछता है, क्योंकि टाइडस को ही इस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। टाइडस से पूछने पर वो जैक को अपने ही किस्से के बारे में बताता है जब वो इस जगह पर अपने कुछ साथियों के साथ मिशन करने आया था। टाइडस के हिसाब से जो कहानियां उसने सुनी है वो सब एकदम सच है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो इंसानों के मांस को पूरी तरीके से खा लेती थी। सेम वैसे ही उसके साथी के साथ हुई थी और रात के समय वो गायब होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिली। यानी ये जगह सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जैक को जब इतना कंफर्म हो गया कि टाइडस झूठ नहीं बोल रहा है तो वो भी घबराने लगा। अब ड्राइवर और बाकी सभी लोग जब ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं तो वो आगे बढ़ने का डिसाइड कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रक में कई सारे शॉर्ट सर्किट होने लगे जिससे वहां आग लगना स्टार्ट हो जाती है। सभी जल्द से जल्द नीचे उतरते हैं और ड्राइवर ट्राई कर रही थी कि फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से वो सब बुझा दे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो शॉर्ट सर्किट बंद होता है, पर ये चीजें हुई कैसे अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा था। ड्राइवर और उसका एक साथी बता रहे थे कि उनकी ट्रक खराब हो चुकी है, उसे ठीक करने में कई दिन चले जा सकते हैं, यानी उन्हें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा यहाँ से निकलने का। सभी एकदम टेंशन में आ गए और मिन जल्द से जल्द अपने बेस कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर यहाँ कनेक्शन इतने ज्यादा अनस्टेबल थे कि वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। बेस कैंप पर अभी भी जॉन मौजूद था जिसकी मदद उन लोगों को चाहिए होती है। मिन तो यहाँ लगातार कोशिश करते रह गई लेकिन कुछ उपाय नहीं निकलता। यानी देखा जाए तो वो इतने बड़े डेजर्ट में फंस चुके हैं, वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन कभी भी हमारे सामने भी आ सकती है जब हम किसी भी डेजर्ट में ट्रेवल कर रहे हो और वहीं पर फंस जाएं। तो इतने दिन तक सरवाइव करना और वहाँ से निकलने का उपाय क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। अब सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की माने तो डेजर्ट में फंस जाने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम होने लगता है।
उस वजह से हमें हेलुसिनेशन होते हैं और हम इतने ज्यादा कमजोर बन जाते हैं कि आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इस चीज के लिए हमें यूरिन और सनलाइट का यूज करना होगा, जिसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। यानी कि एक गड्ढे के अंदर प्लास्टिक रख दीजिए और उसके अंदर अपना यूरिन प्लेस कर दीजिए। फिर सूर्य की रोशनी जब उस यूरिन पर पड़ेगी तो वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके ऊपर की तरफ एक और प्लास्टिक की थैली रख दीजिए जिस पर वाष्पीकरण वाला पानी जमा होगा और वो पानी लिटरली आप पी सकते हो, जो एकदम प्योर होता है। इसी तरीके से अगर साइकिल चलता रहेगा तो आपके बॉडी में वाटर लेवल एकदम मेंटेन रहेगा। अब बात रही इतने बड़े रेगिस्तान में से बाहर निकलने की, तो दिन के समय जहाँ टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाता था कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, उसमें सबसे अच्छा उपाय है कि हम रात के समय चलें। रात में टेम्परेचर भले ही नीचे जाता है लेकिन उससे हम सरवाइव कर सकते हैं। याद रहे हमें हवा के डायरेक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि ये यूजुअली पेड़ों और सिटी की तरफ बढ़ती थी जहाँ पर आबादी हो सकती है। इससे हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैक और उसके साथियों को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। एक प्लेन तो उधर से गुजर भी रही थी लेकिन रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा ही नहीं। हमें पता चला कि जॉन, जो कि बेस कैंप पर है, काफी समय होने के बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। देखते ही देखते अब काफी रात हो चुकी थी, तो उन्होंने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया। टाइटस, जो काफी थक चुका था, उन्होंने टेंट बनाया और उसके अंदर आराम करने चला गया। टाइटस का एक साथी वहाँ बाहर की तरफ निगरानी रखने चला जाता है। कई देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर पता चला कि वही क्रिएचर टाइटस के साथी के पास बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगा और फिर एक आवाज आई। यह अजीब सी आवाज सुनकर टाइटस उठ जाता है और अपने साथी के टेंट के पास बढ़ता है। उसने जैसे ही अपने साथी का चेहरा यहाँ पर किया तो वो पूरी तरीके से आधा गल चुका था। ध्यान से देखने पर पता चला कि टाइटस के फ्रेंड के बॉडी पर अजीब सी चींटियां मौजूद हैं। यही चींटियां उसकी बॉडी में घुसकर उसे खोखला बना रही हैं। इतना डरने के बाद टाइटस तुरंत ही अपने साथियों को चिल्लाकर यहाँ बुलाता है, पर पता चला कि वही अजीब सी खतरनाक चींटियां उसके भी हाथ पर चढ़ने लगी हैं। टाइटस का हाथ एकदम से जकड़ चुका था और वो खुद को आजाद नहीं कर पाता। कार्ल, जैक और बाकी साथी उस जगह पर पहुंचकर शॉटगन से उन क्रिएचर वाली चींटियों पर हमला करते हैं। वो तो अब उन लोगों की तरफ भी बढ़ने लगे थे। हो न हो ये अजीब से एलियन सिविलाइजेशन वाली चींटियां हैं जो आगे चलकर एक भयानक रूप ले लेती हैं। जितने लोग थे वो ट्रक के ऊपर चढ़ गए और कार्ल तो एकदम डर के मारे उनके ऊपर कई सारा फ्यूल गिराने लगा। फ्यूल गिराकर वो जैसे ही लाइटर फेंकने जाता है, तभी उनकी ड्राइवर उसे रोकते हुए कहती है कि हमारे ट्रक पर भी कई सारे फ्यूल मौजूद है और अगर गलती से यहाँ आग लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से कार्ल खुद को बैकआउट करता है, लेकिन उसने ये बात नोटिस की कि उसने फ्यूल जब उन छोटे क्रिएचर्स के ऊपर फेंका तो वो वहाँ से दूर जाने लगते हैं। यानी हो न हो ये फ्यूल उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। जल्द से जल्द वहाँ हटाकर वो सभी टाइटस को बचाते हैं और उसका जल्द से जल्द इलाज करने लग जाते हैं। टाइटस की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसका आधे हाथ का मसल एकदम से खत्म हो चुके थे। यानी वो छोटे क्रिएचर इतने ज्यादा खतरनाक हैं। अचानक जैक को अपने डिवाइस पर फिर से वही फ्रीक्वेंसी दिखाई दी, यानी क्रिएचर उनके आसपास ही है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए एक फ्यूल का कंटेनर उठाता है और आसपास मारने लगता है। धीरे धीरे पता चला कि उन छोटे छोटे क्रिएचर्स में से काफी बड़ा क्रिएचर बन रहा है और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। वो तो बहुत ही तेजी से जैक की तरफ बढ़ने लगा हमला करने के लिए, लेकिन कार्ल वहाँ पर आकर उसे गन से शूट करने लगता है। गोली लगते ही उस क्रिएचर की बॉडी एकदम से डिटोरिएट हो गई और वो वापस से मिट्टी में मिल जाती है, पर उसके पास शायद रीजनरेशन पावर थी, यानी वो वापस नॉर्मल हो जाता है। फिलहाल तो वो दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन कार्ल उस पर शूट करता ही रहता है। जैक उसे रोकने चला गया कि वो क्रिएचर वहाँ से जा रहा है, तो हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। इन्हीं चीजों में कार्ल और जैक के बीच काफी झगड़े होने लगे। उस जगह पर फिर मिन आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। फिर वो सब ट्रक के अंदर चले जाते हैं, जहाँ टाइटस की हालत तो और भी खराब हो चुकी थी। उन्हें जल्द से जल्द मदद लानी होगी, नहीं तो टाइटस मर जाएगा। तब जाकर वो ड्राइवर कहती है कि मैं यहाँ टाइटस के साथ रुकती हूँ और बाकी लोग जल्द से जल्द जाकर मदद लेकर आए। सभी को ये प्लान ठीक लगता है, इसीलिए अगले दिन वो सब निकल पड़े थे मदद के लिए। वहाँ साथ में जैक, मिन और कार्ल मौजूद होते हैं, जिन्होंने एक फ्यूल का कंटेनर भी अपने साथ लिया था। ये सेफ्टी के लिए, ताकि क्रिएचर जब हमला करे तो वो उसके ऊपर ये फ्यूल फेंक दे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनके आधे से ज्यादा एनर्जी ऐसे ही खत्म हो गई। रास्ते भर में उन्हें कई सारे स्केलेटन्स दिखाई दे रहे थे, जिन पर कई चींटियां भी थी। जैक जब अपने डिवाइस से उन चींटियों को एग्जामिन करता है तो पता चला कि ये वो चींटियां नहीं है, यानी वो कोई अलग ही स्पीशीज हैं जो इस पृथ्वी पर पाई नहीं जाती। अभी भी उन्हें कई किलोमीटर का रास्ता तय करना था, तो वो एक जगह पर रुककर आराम करते हैं, पर अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी क्रिएचर की नहीं, बल्कि एक रेतीले तूफान की थी जो उनके ही तरफ बढ़ रहा था। बेचारों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता और वो उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। कई देर तक वो तीनों नीचे बैठकर उससे जूझते रह गए।
जब तूफान शांत होता है तो पता चला कि जैक का वो डिवाइस पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उनके पास जो फ्यूल का कंटेनर था उसमें से भी आधी फ्यूल खत्म हो गई है। यानी वो तीनों एकदम से बेबस थे और समझ में नहीं आता कि क्या करें। वो सभी उदास होकर एक जगह पहुंचते हैं और वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बचे हुए फ्यूल की मदद से चारों तरफ एक सर्कल बना दिया ताकि क्रिएचर का कोई भी पार्ट अंदर ना आ सके। फिर वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं लेकिन सोते नहीं। यहाँ रात के समय जब वो सभी थोड़ा आराम करने बैठते हैं तभी पता चला कि वो क्रिएचर एक अलग ही रूप लेकर वहाँ पहुँच चुका है। वो एकदम दंग रह जाते हैं जब उन्हें क्रिएचर के चेहरे पर अपनी वो ड्राइवर का चेहरा दिखाई दिया। यानी इससे इतना क्लियर होता है कि उस क्रिएचर ने टाइडस और ड्राइवर दोनों को ही मार दिया है। वो तो उनके पास आने की भी कोशिश करता है लेकिन फ्यूल का घेरा बनाए जाने के कारण वो पास नहीं पहुँच पाता। कई देर तक वो अजीब सा क्रिएचर उस जगह पर घूमता रहा पर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। यानी फ्यूल उसका बहुत ही खतरनाक वीकनेस है जिससे कि वो सब बच सकते हैं। सुबह होने पर अचानक उन्हें एक ट्रक के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे तैसे वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें छोटा छेद था। ये वही बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहानी की शुरुआत में पॉल ने खोदा था और इसके अंदर से ही क्रिएचर बाहर निकल गया था। जैक को पता करना था कि अंदर क्या है, इसलिए बिना सोचे वो स्ट्रक्चर के अंदर जाने लगा। पीछे पीछे मिन और काल भी पहुंच जाते हैं। पूरी जगह को देखकर यही लग रहा था कि ये क्रिएचर का अड्डा है और यहीं से वो बाहर निकला है। इस मोमेंट पर जैक को टाइडस द्वारा बताई गई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। वो कहने लगा कि शायद ये क्रिएचर पृथ्वी के जन्म लेने से पहले ही यहाँ पर कैद था, पर अब वो आजाद हो चुका है और अपनी आबादी बढ़ा रहा है, तो हमें उसे रोकने के लिए जरूर कुछ न कुछ करना ही होगा। अब पता चला कि बाहर की तरफ जॉन आ चुका है और आवाज दे रहा है। वहाँ उसने अपने कई सारे साथियों के स्केलेटन दिखाई दिए जिससे वो और भी ज्यादा पैनिक हो गया। अब जैक के बाकी साथी जब बाहर निकलते हैं तो जॉन उन्हें बचाने के बजाय उन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाकी साथियों को इन तीनों ने ही मारा है, वो भी किसी यूनिक ऑब्जेक्ट की वजह से जो उन्हें रेगिस्तान में मिला है। जैक तो उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि ये काम क्रिएचर का है लेकिन जॉन कुछ नहीं समझता और उन्हें अपनी ट्रक से बांध देता है। जॉन तो वहाँ से जाने वाला था लेकिन काल चालाकी से उसे बेहोश करता है और अपने साथियों को जल्द से जल्द छुड़ा लेता है। अब वो चाहते तो ट्रक लेकर दूर भाग सकते थे पर काल और जैक एक दूसरे से बात करके ये समझने लगे कि अगर उस क्रिएचर को अभी रोका नहीं गया तो वो अपनी कॉलोनी बढ़ा लेगा। इससे तो इंसानी प्रजाति काफी खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे खत्म करेंगे। अब थोड़ी एनालिसिस करने के बाद मिन उन्हें एक माइनिंग एरिया के बारे में बताती है। यानी अगर किसी चीज को गर्म रखना है और अपनी कॉलोनी बढ़ानी है तो वो सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है। तो वो सब यही सोचते हैं कि उन्हें उस माइनिंग एरिया के पास जाना है और कुछ प्लान बनाकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय करना है। ट्रक के अंदर बैठकर वो सभी सीधा माइनिंग एरिया में पहुंच गए जो सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। अब उस माइनिंग एरिया के अंदर घुसने से पहले जैक और काल को एक अजीब सा ट्यूब मिला जिसमें कोई लिक्विड रखा गया था और उस पर साफ लिखा होता है कि ये एक्सप्लोजिव है। तो अब काल उसे अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। जैक और काल के पास गन तो मौजूद थे लेकिन फिर भी उन्हें डर तो लग ही रहा था। तीनों आसपास उस जगह पर जाकर देखते हैं और जैक ने जनरेटर ऑन किया। थोड़ी रोशनी होने पर पता चला कि क्रिएचर भी उस जगह पर पहुंच चुका है। वो नीचे की तरफ से उन सभी पर नजर रख रहा था। काल को जब इस बात का अंदाजा लगा तो वो उस पर फायर करते हुए एक दूसरी जगह पर गया, पर उसी वक्त क्रिएचर ने उसके पैर पर कोई बड़ी सी चीज गिरा दी और काल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैक उस जगह पर आकर उसका ध्यान भटकाता है। यानी अब क्रिएचर जैक के पीछे है। जैक जैसे तैसे वहाँ से निकलते हुए खुद को बचा रहा था। वहीं मिन सीधा काल के पास पहुँचती है और उसे वहाँ से निकालती है। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक भी हो गई थी उस क्रिएचर को देखकर। जैक भी उस जगह पर पहुँच तो गया था लेकिन क्रिएचर ने अपने बड़े टेंटिकल की मदद से काल को नीचे खींच लिया। काल को बचाने की जैक और मिन बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ चुका था कि उसका अंत आ चुका है। इस वजह से काल के पास जो एक्सप्लोजिव लिक्विड होता है वो उसे लेकर क्रिएचर के साथ कूद गया। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और आसपास की जगह हिलने लगी थी। शायद ये पूरी माइनिंग एरिया कुछ समय में ढहने वाली है। जैक और मिन इन चीजों को देख रहे थे और अचानक उसे साइड में एक अजीब सा कुकून दिखाया गया। उसके अंदर जान थी और वो धीरे धीरे हिल रहा था। जैक को यही लगा कि शायद ये उस क्रिएचर का कोई बॉडी पार्ट हो सकता है। यानी उसे खत्म कर दिया तो क्रिएचर को भी बहुत चोट लगेगी। देखते ही देखते आसपास इतने छोटे जीव जमा होने लग जाते हैं जैसे कि वो उसे प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं, पर जैक ने समय रहते उस अजीब से स्ट्रक्चर को मार दिया। इससे क्रिएचर भी डायरेक्टली खत्म हो जाता है। यानी उन्होंने उस क्रिएचर को मार दिया है बट वो पूरी जगह ढहने वाली थी। इस वजह से जैक और मिन तुरंत ही वहाँ से भागते हैं और बाहर निकल जाते हैं। काल तो बहुत बुरी तरीके से मर चुका था और अब वो सिर्फ 2 ही बचे थे। अगले दिन से जैक ने डिसाइड किया कि वो इसी जगह पर अपनी पोस्टिंग लेगा और यहाँ के राज के बारे में पता करेगा। मिन अब कुछ सामान अपने
अपनी टैक्सी में रखती है और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसने जैक को वही लॉकेट दिया जो टाइडस ने उसे दिया था। लेकिन हमें पता चलता है कि मिन ने जो सामान अपनी टैक्सी के अंदर रखा था उसमें उसी क्रिएचर का एक पार्ट मौजूद है जो अभी भी जिंदा था। यानी इस जगह पर वो क्रिएचर खत्म नहीं हुआ है, पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।